अब देखिए, फलन की सीमा का विद्यमान होना, फलन की सीमा का विद्यमान होना, तो x टेंस टू a पर फलन f(x) की सीमा, फलन f(x) की सीमा विद्यमान होती है, विद्यमान होती है यदि बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों विद्यमान होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों विद्यमान होनी चाहिए और उनका मान भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) विद्यमान हो, कॉमा लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) विद्यमान हो, तथा दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तथा लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू क्या हो? लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). ठीक है ना? दोनों बराबर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? बराबर विद्यमान होनी चाहिए। और इस स्थिति में हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, क्या? x टेंस टू a पर फलन की सीमा विद्यमान होना, यानी कि इसको हम ऐसे कह देंगे कि लिमिट, भाई यदि ये दोनों सीमाएं विद्यमान हैं और बराबर हैं तो हम इसको एक यूनिक मान दे सकते हैं, एक यूनिक मान दे सकते हैं, जिसको कि हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? x टेंस टू a पर फलन की सीमा, अर्थात लिमिट x टेंस टू a f(x). ठीक है, ये यूनिक नाम हम इसके लिए दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? x टेंस टू a पर फलन की सीमा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, एक इसमें आपको एक पॉइंट नोट करना है। पहली बात तो यह है कि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि विद्यमान होना, विद्यमान होना या विद्यमान हो, तो इसका मतलब क्या है भाई? विद्यमान है तो इसकी वैल्यू अनंत भी प्राप्त हो सकती है, कोई जरूर नहीं है। कहीं आप ऐसे सोच रहे हैं भाई विद्यमान होना तो एक फाइनाइट राशि ही प्राप्त हो, अनंत राशि भी प्राप्त हो सकती है। यदि मैं कंडीशन ये देता कि परिमित रूप से विद्यमान हो, तब फाइनाइट राशि प्राप्त होती, तब इसमें अनंत प्राप्त नहीं हो सकता था। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि विद्यमान हो, इट मीन्स परिमित राशि भी हो सकती है और अनंत भी हो सकता है, लेकिन अनिर्धार्य नहीं हो सकता, अनिर्धार्य मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अनिर्धार्य मान कौन कौन से होते हैं, तो मैं शायद बता रहा हूं आपके लिए, वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अनिर्धार्य मान कौन कौन से होते हैं? एक तो 0/0 और अनंत बटा अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0 इंटू अनंत और 1 की पावर अनंत, 0 की पावर 0 और अनंत की पावर 0। ये जो 7 वैल्यूज हैं ये क्या कहलाती है? हमारी अनिर्धार्य मान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिर्धार्य मान कहलाते हैं। इनको आप याद कर लेंगे और 11th क्लास में याद कर चुके होंगे, ऐसी आशा है। ठीक है, अब एक आपको एक नोट लिखना है कि किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर फलन की सीमा विद्यमान होने के लिए, फलन की सीमा विद्यमान होने के लिए यह आवश्यक नहीं है, होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस बिंदु पर, यह आवश्यक नहीं है कि उस बिंदु पर फलन का मान विद्यमान हो, फलन का मान विद्यमान हो,
तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी बिंदु पर फलन की सीमा विद्यमान होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इस बिंदु पर फलन का मान विद्यमान हो। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा से समझेंगे। मैं एग्जाम्पल इधर ले रहा हूं, जैसे देखो सपोज कीजिए हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। और मैं ये कह रहा हूं कि x इक्वल टू 0 पर, या मैं ऐसे कह दूं x टेंस टू 0 पर, x टेंस टू 0 पर फलन की सीमा ज्ञात कीजिए। फलन की सीमा ज्ञात कीजिए, x टेंस टू 0 पर हमें फलन की सीमा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो x इक्वल टू 0 पर फलन का मान विद्यमान है क्या? x इक्वल टू 0 पर फलन का मान विद्यमान नहीं है। मान से मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू। मान का मतलब क्या है? फाइनाइट वैल्यू है भाई। x इक्वल टू यदि 0 यहाँ पे रखते हैं तो हमें एक अनिर्धार्य मान मिलेगा 1/0, जो कि अनंत की ओर अग्रसर होगा। अनिर्धार्य मान मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फलन का मान विद्यमान नहीं है। स्पष्टतः x इक्वल टू 0 पर फलन का मान विद्यमान नहीं है, या फलन विद्यमान नहीं है, का मान विद्यमान नहीं है। अब हम x टेंस टू 0 पर इसकी सीमा चेक करेंगे। तो सीमा विद्यमान होने के लिए बाईं सीमा और दाईं सीमा का विद्यमान होना आवश्यक है और उनके मानों का बराबर होना आवश्यक है। तो पहले बाईं सीमा की चर्चा करते हैं। तो x टेंस टू 0 पर बाईं सीमा यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसे कह सकता हूं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, या फिर h टेंस टू 0 ले लो, h टेंस टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल टू होगी लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h। इस फलन में वैल्यू रखेंगे तो 1/0 माइनस h का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। और लिमिट लगाएं h टेंस टू 0 कर देंगे, यहाँ मतलब h के स्थान पर 0 रख देंगे, तो अंततः हमें क्या प्राप्त होगा? अनंत। लेकिन आप ये मत समझना कि ये अनंत प्राप्त हो गया है। यहां मैंने मान अनंत लिख दिया है, जबकि ये जो वैल्यू है ना ये अनंत की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है ये वैल्यू अनंत की ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर। तो कोष्टक में मैं पहले लिख रहा हूं ये अनंत एग्जैक्ट मान नहीं है, मैंने लिख दिया है वास्तविक मान तो अनंत की ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर। ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है ना वो मैंने अनंत के द्वारा डिनोट की है, व्यक्त की है केवल, बाकी ये जो मान है वो अनंत की ओर अग्रसर है। अब राइट हैंड लिमिट प्राप्त करूं इसकी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 1/0 प्लस h का स्क्वायर और लिमिट लगाएंगे तो ये मान भी अनंत की ओर अग्रसर होगा, ना कि अनंत। तो ये दोनों जो मान है ये वाला और ये वाला, ये दोनों मान अनंत की ओर अग्रसर हैं। अब यहां से ये दोनों सीमाएं बराबर आ जाएंगी, यहां से ये दोनों सीमाएं क्या आ जाएंगी? स्पष्टतः f0 माइनस 0 बराबर f0 प्लस 0, मतलब बाईं सीमा बराबर क्या है? दाईं सीमा। तो बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा है तो फिर x टेंस टू 0 पर फलन की सीमा क्या होगी? विद्यमान होगी। लेकिन यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये दोनों मान आपने बराबर कैसे मान लिए? ये मान भी अनंत की ओर अग्रसर है और ये मान भी अनंत की ओर अग्रसर है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे? अग्रसर का मतलब क्या है कि ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। सपोज करो ये मैंने एक बहुत बड़ी संख्या ले ली और ये उस बहुत बड़ी संख्या से 10 अधिक ले ली, 10 मान अधिक ले ली, मतलब प्लस कर दिया, तब भी ये बहुत बड़ी संख्या होगी और ये भी बहुत बड़ी संख्या होगी, लेकिन मान तो बराबर नहीं है।
तो फिर आपने ये बराबर कैसे कर दिए? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम इसके ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। इसका जो ग्राफ है ना वो इस टाइप से प्राप्त होता है। इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे तो वो इस टाइप से मिलेगा आपको, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस टाइप से मिलेगा आपको इसका ग्राफ, ठीक है। इस टाइप से इसका ग्राफ मिलता है। तो बाई सीमा ज्ञात करने के लिए आप बाई ओर से x 0 की तरफ अग्रसर होंगे। बाई सीमा ज्ञात करने के लिए हम बाई तरफ से 0 की ओर अग्रसर होंगे, तो फिर मान ऐसे चलता जाएगा, फलन का मान ऐसे चलता जाएगा, और जितने निकट आप जाएंगे 0 के जितने निकट जाएंगे तो ये मान भी किसकी तरफ जाएगा? प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ अग्रसर हो जाएगा। ऐसे ही दाई सीमा निकालने के लिए हम प्लस साइड से, प्लस एक्स साइड से 0 की तरफ अग्रसर होंगे, तो ये फलन का मान इस टाइप से अनंत की ओर अग्रसर होता जाएगा। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये दोनों मान बराबर हैं? उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो दो रेल की पटरी है, ये दो रेल की पटरी मान ली मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे ए है और एक लड़का बी है, और इन दोनों के मध्य में कितना डिस्टेंस है? सपोज कीजिए 10 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के मध्य में। कितनी डिस्टेंस है? 10 मीटर की डिस्टेंस है। और यहीं पे एक प्रेक्षक सी मान लिया मैंने, प्रेक्षक सी मान लिया। ये इनको देख रहा है तो इसको स्पष्टतः दिख रहा है कि इन दोनों में कितना अंतर है? 10 मीटर का अंतर है। अब ये प्रेक्षक इन दोनों लड़कों से ये बोल रहा है कि आप 50 किलोमीटर आगे जाइए, 50 किलोमीटर आगे जाइए, जबकि प्रेक्षक यहीं पे, ये जो प्रेक्षक है वो यहीं पे खड़ा हुआ है और ये 50 किलोमीटर आगे चल दिए। तो ये 50 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, इस प्रेक्षक को ये दोनों लड़के एक ही पॉइंट पर दिखाई देंगे, इनमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह हम मान सकते हैं जब ये दोनों अनंत की ओर अग्रसर हैं तो अंततः ये दोनों मान समान माने जा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये एक ही पॉइंट पर माने जा सकते हैं। अंतर होगा तो भी एटलीस्ट हमें तो ये दिखाई देगा कि ये एक ही पॉइंट पर हैं। यहाँ पर अंतर था, लेकिन ये जैसे जैसे अग्रसर होंगे, इनकी दूरी डिस्टेंस को ऐसे बढ़ाएंगे अपन, 50 किलोमीटर इनको आगे चला रहे हैं, 100 किलोमीटर आगे चला रहे हैं, तो यहाँ से देखने पर ये लगभग एक ही पॉइंट पर दिखाई देंगे, यानी कि इन दोनों की वैल्यू एक ही दिखाई देगी। इसलिए हम इन दोनों को बराबर मान लेते हैं। तो इस प्रकार इसकी सीमा विद्यमान हो जाती है, ठीक है ना। तो ये स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर फलन की सीमा विद्यमान होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उस बिंदु पर फलन का मान विद्यमान हो। इस बिंदु पर x = 0 पर फलन का मान विद्यमान नहीं था, उसके बावजूद भी इसकी सीमा विद्यमान थी। तो इंप्लाइज दैट अपन ऐसे कह सकते हैं x → 0 पर फलन की सीमा विद्यमान है। x → 0 पर फलन की सीमा विद्यमान है। अब इसको आप लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपके लिए मैं, उसके द्वारा हम सीमाओं को स्पष्ट करेंगे। तो सीमा का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए सीमा का। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सपोज करो मैंने ये ले लिया f(x) = 1/x। अब मैं कह रहा हूं x → 0 पर फलन की सीमा ज्ञात कीजिए। x → 0 पर हमें फलन की सीमा ज्ञात करनी है। तो इसको देखो मैं डायरेक्ट ग्राफ के द्वारा समझा रहा हूं। 1/x का ग्राफ देखें तो इस प्रकार से मिलेगा आपको, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ग्राफ सभी के आने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन के अंतर्गत सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के, और जैसे 1/x है या फिर f(x) = x² है या f(x) = mod x है या f(x) = log x है या फिर f(x) = e⁻x है, ये सारे ग्राफ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए। तभी आप कंटिन्यूटी हो, चाहे अवकलनीयता हो, चाहे मैं बात करूं समाकलन में भी काम आते, कई जगह काम आते हैं। क्षेत्रकलन की बात करेंगे, क्षेत्रकलन जब हम पढ़ेंगे समाकलन में, तो वहां भी बार बार ग्राफ काम आएंगे। तो ग्राफ आपको अभी से याद कर लेना है। जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में करेंगे वही क्वेश्चन ग्राफ से आप विदिन 3 सेकंड आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो माइंड में रहेगा।
माइंड में तो उसको लिखने की जरूरत कहां पड़ रही है, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब जैसे f(x = 1/x) की बात करूं तो x के धनात्मक मानों के लिए इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, जैसे जैसे भाई x का मान 0 के क्लोज लेंगे, x का मान बिल्कुल 0 के क्लोज लेंगे तो fx का मान इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा, यानी इन्फिनिटी की तरफ प्राप्त होता है। और जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाएंगे fx का मान घटता जाएगा। भाई देखो y यहाँ से y प्रोपोर्शनल टू 1/x नहीं है कि ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस टाइप से मिलेगा इसका ग्राफ, ऐसे चलता जाएगा। और इधर मैं बात करूं x की नेगेटिव वैल्यूज की, तो इसके लिए इसका ग्राफ इस टाइप से मिलता है, इस टाइप से इसका ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ बाईं ओर से अग्रसर होते हैं, भाई बाईं सीमा निकालने के लिए हमें 0 की तरफ बाईं ओर से अग्रसर होना पड़ेगा, और बाईं ओर से अग्रसर होते हैं तो fx का मान किसकी तरफ अग्रसर हो जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। किसकी तरफ, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे y का मान नेगेटिव होता है, y डैश है नहीं, y का मान नेगेटिव होता है। और दाईं सीमा निकालने के लिए हम 0 की तरफ दाईं साइड से अग्रसर होंगे, 0 की तरफ दाईं साइड से अग्रसर होंगे, और दाईं साइड की दाईं ओर से 0 की तरफ अग्रसर होने पर फलन का मान इस टाइप से चलेगा, और ये किसकी तरफ अग्रसर हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। इट मीन्स f0 + 0, यानी कि दाईं सीमा बराबर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस इन्फिनिटी। मैं लिख रहा हूं प्लस इन्फिनिटी, जबकि ये एक्चुअल में क्या है, प्लस इन्फिनिटी की ओर अग्रसर, मतलब अनंत की ओर, धनात्मक अनंत की ओर अग्रसर। अनंत मतलब बहुत बड़ी संख्या की तरफ अग्रसर मान है। ऐसे ये वाला मान क्या है, बहुत बड़ी ऋणात्मक संख्या की तरफ अग्रसर मान है, ठीक है ना। तो ये तो दाईं सीमा प्राप्त हो गई आपकी, दाईं सीमा। और बाईं सीमा की बात करेंगे तो ये हमें बाईं सीमा मिल जाएगी। तो स्पष्टतः f0 - 0, तो क्लियरली f0 - 0 डज नॉट इक्वल टू f0 + 0। बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है। इट मींस x टेंड्स टू 0 पर इस फलन की सीमा एग्जिस्ट नहीं करती, अर्थात x टेंड्स टू 0 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा विद्यमान नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो इनको लिखिए, अब देखिए हम बात करते हैं संततता के बारे में कि संततता क्या होती है। संततता क्या होती है, जैसे हम किसी फलन का ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ बनाते समय यदि पेपर से मतलब पृष्ठ से पेन को उठाने की आवश्यकता ना पड़े, पेन को उठाने की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात ग्राफ में कोई भी दरार, टूटन या फिर उछाल ना हो, मतलब गैप या जंप ना हो, तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कोई भी फलन है उसका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाते समय पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो वह फलन क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा, ठीक है। संतत फलन मतलब बेसिक जानकारी दे रहा हूं मैं, परिभाषा की बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी की कंटिन्यूटी या संततता होती क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फलनों पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, फलनों पर डिपेंड करती है। और फलनों के ग्राफ बना के हम देखेंगे, ग्राफ बना के हम देखेंगे। यदि ग्राफ बनाते समय पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही है, पृष्ठ से पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही है, तो वह ग्राफ कैसा होगा, असंतत होगा। कैसा होगा, असंतत होगा। और यदि पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो वह ग्राफ कैसा होगा, संतत होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं y = x की, y = x, ये y = x लाइन है, तो अब इस लाइन को बनाते समय हमें पेन को उठाने की जरूरत पड़ी नहीं, तो ये कैसा ग्राफ है, संतत है। और ये फलन कैसा है, संतत फलन है। y = x कैसा फलन है, संतत फलन है। इसको हम f(x = x) भी लिख सकते हो, बात एक ही है वो तो, ठीक है। और जैसे कि हमने ये वाला फंक्शन ले लिया, कौन सा, y = e⁻x,
तो इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, इस टाइप से प्राप्त होता है, इसका ग्राफ इस टाइप से प्राप्त होता है। तो अब मेरे लिए बताओ कि इसमें पेन या पेंसिल को उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो कैसा ग्राफ हुआ, संतत ग्राफ हुआ, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये फलन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फलन हो जाएगा। और जैसे इसकी चर्चा करें, y इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स, ये कोई फलन ले लिया हमने, y इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, हमें इस टाइप से प्राप्त होगा। तो क्या पेन या पेंसिल को उठाने की जरूरत पड़ी नहीं, तो फिर ये ग्राफ भी कैसा होगा, संतत होगा, ठीक है। और भी ग्राफ अपन ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया y इज इक्वल टू मोड x, तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ कैसे मिलता है, इस टाइप से मिलता है। ये y इक्वल टू मोड x का ग्राफ है, तो क्या पेन या पेंसिल को उठाने की जरूरत पड़ी नहीं, तो ये ग्राफ भी कैसा होगा, संतत होगा। तो ये सभी ग्राफ क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि फलन y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में कोई दरार, या फिर कह सकता हूं टूटन, या फिर कह सकते हैं उछाल, या फिर हम कह सकते हैं कि गैप या फिर कोई जंप ना हो, तो फलन एफ एक्स संतत फलन कहलाता है। कैसा फलन कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। तो ये तो हो गई संततता के बारे में बेसिक नॉलेज कि संततता एक शब्द आ रहा है, संततता, जिससे अभी तक हम क्या थे, अपरिचित थे। तो अब संततता जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो तुरंत इमेज बनेगी, भाई ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, कंटिन्यूअस। कैसा प्राप्त होगा, कंटिन्यूअस, उसमें कोई भी गैप या जंप नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से ग्राफ नहीं होगा, किस प्रकार से, जैसे यहां से ग्राफ स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो ये अब देखो गैप नहीं बन गई। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ इस टाइप का ग्राफ, ये मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ छूट गया, फिर स्टार्ट हो गया, तो ये दरार हो गई, ये क्या हो गया, जंप हो गए इसमें, ठीक है ना। तो गैप या जंप नहीं होने चाहिए, तो इस प्रकार के ग्राफ नहीं होने चाहिए। अब हम बात करेंगे एक पॉइंट पर फलन का संतत होना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ऑफ ए फंक्शन, या फिर ऐसे कह दो, या फिर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ऐसे कहो, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर फलन की संततता, एक बिंदु पर फलन की संततता। एक बिंदु पर फलन की संततता, बिंदु x इक्वल टू ए पर, बिंदु x इक्वल टू ए पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है एफ ए विद्यमान हो। एफ ए क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, एफ ए क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, जो ये लिमिट है वो कैसी होनी चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान होनी चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान। तो यहां पे एक शब्द आया है परिमित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। परिमित रूप से विद्यमान होने का मतलब है फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए हमें। क्या मिलनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, तो नहीं, इसको नहीं कह सकते फिर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो हम इसको क्या है, लिमिट नहीं, इसमें
परिमित रूप से विद्यमान होना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनफाइनाइट को सम्मिलित नहीं करेंगे, परिमित रूप से विद्यमान होना जरूरी है। अब आप ऐसे सोच रहे साहब, यहाँ तो आपने विद्यमान होना लिया है और यहाँ पे परिमित रूप से परिमित रूप से विद्यमान होना लिया है, तो इसका मतलब इसका मान अनंत ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर तो x इक्वल टू a पर फलन की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, और वैल्यू तो हमेशा ही परिमित होती है, वैल्यू तो हमेशा ही परिमित मानी जाएगी। वैल्यू का विद्यमान होना इसका मतलब है परिमित रूप से विद्यमान होना। इन्फिनिटी यदि प्राप्त हो रही है तो अपन ऐसे कह सकते हैं फलन की वैल्यू विद्यमान नहीं है, ऐसे कहेंगे हम। इन्फिनिटी यदि x इक्वल टू a पर फलन का मान इन्फिनिटी प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से क्या है, विद्यमान नहीं है। तीसरा पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू a पर फलन की सीमा बराबर क्या होना चाहिए, फलन के मान के बराबर होना चाहिए। अब इसमें एक ये सेकंड पॉइंट आया था कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) परिमित रूप से विद्यमान हो, तो ये परिमित रूप से कब विद्यमान हो सकती है, जब बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों अलग अलग परिमित रूप से विद्यमान हो और बराबर हो। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट के लिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) परिमित रूप से विद्यमान और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) ये भी क्या होनी चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान होनी चाहिए, और दोनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) बराबर क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), तब जाके x टेंड्स टू a पर फलन की सीमा विद्यमान होगी, तब जाके सेकंड पॉइंट सत्यापित होगा। तो ओवरऑल एक फलन के x इक्वल टू a पर संतत होने के लिए हम कह सकते हैं कि बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर x इक्वल टू a पर फलन का मान, ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अर्थात f a माइनस 0 बराबर f a प्लस 0 बराबर f a। तो x इक्वल टू a पर फलन के संतत होने के लिए यह आवश्यक है कि x इक्वल टू a पर x टेंड्स टू a पर फलन की बाईं सीमा विद्यमान हो, कैसी, परिमित रूप से विद्यमान हो, और x टेंड्स टू a पर फलन की दाईं सीमा विद्यमान हो, कैसे, परिमित रूप से, और x इक्वल टू a पर फलन का मान विद्यमान हो, और तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसको लिखें भाई, हाँ तो देखिए, एक बिंदु पर बाईं और दाईं ओर से संततता, बाईं और दाईं ओर से संततता, फलन f(x) अपने प्रांत D के किसी बिंदु पर, अपने प्रांत D के किसी बिंदु x इक्वल टू a पर बाईं ओर से संतत कहलाता है, बाईं ओर से संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू क्या हो, f। ठीक है ना, बाईं सीमा किसके बराबर होनी चाहिए, फलन के मान की बराबर होनी चाहिए, और दाईं ओर से संतत, दाईं ओर से संतत, दाईं ओर से संतत होने के लिए दाईं सीमा फलन के मान के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) बराबर क्या होना चाहिए, f। तो ये हो जाएंगी बाईं सीमा और दाईं सीमा। अब देखिए हम एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के द्वारा हम संततता को समझेंगे। तो एग्जांपल, एक मिनट रुको, बुक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। हाँ, f(x) इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो और 7 यदि एक्स ग्रेटर देन 2 हो। एक्स इक्वल टू 2 पर फलन की संततता की जांच करनी है हमें। फलन की संततता की जांच कीजिए। तो इसके लिए भाई x इक्वल टू 2 पर फलन के संतत होने के लिए सबसे पहले हमें x इक्वल टू 2 पर फलन का मान निकालना होगा। भाई ये देखना होगा कि x इक्वल टू 2 पर फलन विद्यमान है या फिर नहीं है। फिर x इक्वल टू 2 पर उसकी बाईं सीमा निकालेंगे, फिर उसकी दाईं सीमा निकालेंगे। तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 पर फलन का मान f2। भाई x इक्वल टू 2 वाली कंडीशन कौन सी? ये वाली। इसी में तो x इक्वल टू 2 है, इसमें थोड़े ही है। इसमें तो x का मान 2 से ग्रेटर देन है। तो x इक्वल टू 2 के लिए फलन किस प्रकार से परिभाषित है? इस प्रकार से परिभाषित है। फलन का मान कितना है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो इसमें हम x के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 3 कितने हो गए? 7। तो x इक्वल टू 2 पर फलन का मान कितना प्राप्त हो गया? हमें 7 प्राप्त हो गया। अब हम x इक्वल टू 2 पर फलन की बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। तो x इक्वल टू 2 पर फलन की बाईं सीमा लिमिट ऐसे कह सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, या फिर सीधे के सीधे ही आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बार बार ना लिखें। ऐसे f2 माइनस 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 f2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब ये बताओ मेरे लिए कि x लेस देन, भाई बाईं सीमा की बात हो रही है, इसका मतलब x लेस देन 2 की बात हो रही है। x का मान बाईं तरफ से 2 की ओर अग्रसर है। x का मान बाईं तरफ से 2 की ओर अग्रसर है। तो x लेस देन 2 के लिए फलन कौन सा होगा? ये वाला। x लेस देन 2 वाली कंडीशन है और इसके लिए फलन का मान कितना है? x स्क्वायर प्लस 3 है। तो x स्क्वायर प्लस 3, अब x के स्थान पर कितना रखेंगे? 2 माइनस h रखेंगे। तो 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3, और इसमें लिमिट लगाएं तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी हमें? इसमें लिमिट लगाएंगे तो यहां से देखो 2 का स्क्वायर 2 प्लस 0 का स्क्वायर 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 7 वैल्यू प्राप्त हो गई हमें। कितनी? 7। अब हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करेंगे। तो x इक्वल टू 2 पर फलन की दाईं सीमा लिमिट लिख दो, चाहे ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 2 प्लस 0 f2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। दाईं सीमा के लिए हम 2 की तरफ दाईं ओर से अग्रसर हो रहे हैं। किस साइड से? दाईं ओर से अग्रसर हो रहे हैं। इसका मतलब x का मान 2 से बड़ा है और x ग्रेटर देन 2 के लिए फलन की वैल्यू कितनी है? 7। कितनी है? 7। तो 7 तो x पर डिपेंड ही नहीं करता, 7 x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 7 ही प्राप्त हो जाएगी। भाई इसमें x होता तब तो हम 2 प्लस h रखते उस x के स्थान पर। अब ये तो कांस्टेंट है, एफ एक्स बराबर कितना है? 7। एक तरह से कांस्टेंट फलन है, तो यही वैल्यू प्राप्त हमें हो जाएगी, इज इक्वल टू 7। ठीक है। अतः f2 माइनस 0 इज इक्वल टू f2 प्लस 0 इज इक्वल टू f2। कहने का मतलब बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान। अतः x इक्वल टू 2 पर दिया गया फलन संतत है। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2 पर दिया गया फलन संतत है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आसान है कंटिन्यूटी। तो यहां तक लिखिए और इससे आगे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।